हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है बैंकर, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 7.3 स्टार मिले हैं, यानी ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके साथ ही मूवी में रेसिज्म को डीपली इन्वॉल्व किया गया है, जहां आप देखेंगे कि रेसिज्म आज भी कई जगहों पर आपके करियर तक को डिसाइड करता है। मूवी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग दोनों है, मतलब इस मूवी से आप इंस्पायर भी होंगे और ये मूवी आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक बर्नार्ड नाम के आदमी को दिखाने से होती है। समय था 1965 का और शहर वॉशिंगटन DC। सिचुएशन एक कोर्ट की होती है। बर्नार्ड पर टेक्सास अदालत में मुकदमा चल रहा है। अब बर्नार्ड कोर्ट में हाजिर होता है, जहां जजेस उससे उसकी सफाई मांगते हैं। केस क्या है और इसमें बर्नार्ड का क्या रोल है, ये हम मूवी के एंड में देखेंगे, क्योंकि मूवी यहाँ से सीधा फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम बर्नार्ड के बचपन को एकदम करीब से देखते हैं। तो 1939 में बर्नार्ड टेक्सास में रहता था। वो एक बैंक के सामने शू पॉलिश करने का काम किया करता था। उसे बैंकिंग में बहुत इंटरेस्ट था। बर्नार्ड शू पॉलिश करने के साथ साथ बैंकर्स के मीटिंग और कन्वर्सेशन को डीपली एनालाइज करता था और उसे अपनी नोटबुक पर नोट करता था। उसने बैंकिंग के बहुत सारे फॉर्मूलाज और इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर रखा था, जिससे उसकी नॉलेज इन सब पर अल्ट्रा लेवल की बन चुकी थी। वो बैंक के लगभग सभी तौर तरीके सीख गया था। एक बार वो बैंक की मीटिंग को खिड़की पर चढ़कर देख रहा था और वो जो भी बात कर रहे थे उन्हें नोट कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा करते हुए वहाँ का वॉचमैन देख लेता है, इसीलिए बर्नार्ड उससे बचकर भाग जाता है। अब रात में बर्नार्ड अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था, तभी बर्नार्ड के डैड उसकी वो नोटबुक देखते हैं जिसमें उसने उन बैंकर्स के कन्वर्सेशन और फॉर्मूलाज को नोट कर रखा था। बर्नार्ड के डैड उसे इस बात पर समझाते हुए कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सफाई में बर्नार्ड का कहना है कि उसे रियल एस्टेट का बिजनेस करके बहुत पैसे कमाने हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो टैलेंटेड तो है, लेकिन वो गलत स्किन कलर के साथ पैदा हुआ है, जिस वजह से टेक्सास में रियल एस्टेट का बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। अब बर्नार्ड के बचपन का सीन यही कट हो जाता है। अब कहानी 15 साल आगे 1954 में जाती है, जहां हम देखते हैं बर्नार्ड अपनी वाइफ और बेटे के साथ अपनी कार से अपनी वाइफ के अंकल के घर लॉस एंजेलिस पहुंचता है। अब रात में वो लोग डिनर टेबल पर अलग अलग कन्वर्सेशन करते हैं। उसके वाइफ के अंकल उसे एक जॉब के बारे में बताते हैं। यहाँ बर्नार्ड अपनी बात रखते हुए कहता है वो रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता है। इस पर उसके अंकल और वहाँ मौजूद सभी लोग बर्नार्ड पर हंसने लगते हैं। फिर उसके अंकल बर्नार्ड को समझाते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, इसे करने के लिए बहुत क्रिटिक्स को झेलना पड़ता है और रिस्क के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। बर्नार्ड को अंकल की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो अपसेट होकर अपने कमरे में अपने बेटे के पास आ जाता है। बर्नार्ड अपसेट था, इसी वजह से उसकी वाइफ उसके पास आती है और उसे अंकल की बातों को अवॉइड करने कहती है। बर्नार्ड कहता है मैं तुम लोगों को जल्दी ही इस झोपड़े से ले जाऊंगा। उस पर उसकी वाइफ अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि वो भी कभी झोपड़े से ही निकल कर आए थे। अगले दिन बर्नार्ड अपने साले को उसके वर्क प्लेस पर ड्रॉप करता है, जहां बर्नार्ड की मुलाकात मैट स्टीनर से होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ये सीन यही एंड हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बर्नार्ड बिकने वाले घरों को नोट करता है, क्योंकि बहुत सारे व्हाइट लोगों के घर खाली पड़े थे जिनके आगे फॉर सेल का बोर्ड लगा है। बर्नार्ड उन सबसे कांटेक्ट करता है क्योंकि वो उन घरों को खरीदना चाहता था। उस समय रेसिज्म का प्रभाव इतना बुरा था कि निग्रोज और व्हाइट लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। व्हाइट लोग अपने घर के आसपास किसी भी निग्रो का रहना पसंद नहीं करते थे। यह बर्नार्ड को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि क्यों ना व्हाइट लोगों के घर खरीद कर उन्हें ब्लैक लोगों को रेंट पर दे दिया जाए। वैसे भी व्हाइट लोगों के बहुत सारे घर खाली पड़े थे और जहां निग्रोज रहते हैं वो इलाके भी ठीक नहीं है। बर्नार्ड की वाइफ यूनिका काफी सपोर्टिव होती है। उसे बर्नार्ड पर पूरा यकीन था। वो उसे एक इन्वेस्टर जॉय के बारे में बताती है। जॉय एक इन्वेस्टर था और बर्नार्ड को भी एक इन्वेस्टर की जरूरत थी ही, जिससे वो इन घरों को इजीली खरीद सके और वो अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो सके। बर्नार्ड जॉय से एक क्लब में मिलता है, लेकिन जॉय उसके कलर और उसके डील का खूब मजाक उड़ाता है और उसे बहुत क्रिटिसाइज करता है। कुछ ही देर में बर्नार्ड अपसेट होता हुआ क्लब से बाहर आ जाता है। उसे जॉय का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिस वजह से वो उसके साथ बिजनेस करने से साफ मना कर देता है। इस बात पर उसकी और उसके वाइफ में बहस भी हो जाती है। फिर बर्नार्ड बार्कर नाम के एक व्हाइट आदमी से मिलता है। बर्नार्ड उसकी प्रॉपर्टी खरीदने आया था और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बर्नार्ड उससे ही लोन मांगता है, जो लोन नहीं एक इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट होगा जो वो उसे 2 महीनों में वापस भी कर देगा। बार्कर अपनी प्रॉपर्टी की कीमत $40,000 बताता है, लेकिन बर्नार्ड उसे 30,000 ऑफर करता है। बार्कर को बर्नार्ड का कॉन्फिडेंट बहुत पसंद आता है, लेकिन वो इस तरह से बिजनेस नहीं करता, इसीलिए बार्कर इस डील को मना कर देता है। तब बर्नार्ड उसके ऑफिस में मिड सिटी बैंक का कैलेंडर देखता है, वो उसे बैंक मैनेजर रीड ने दिया था। बार्कर वहाँ से सीधा मिड सिटी बैंक जाता है, वहाँ उसे जनरल मैनेजर मिस्टर रीड से मिलना था। मिस्टर रीड बार्कर को पर्सनली जानता था। वो जाकर अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक मैन होने की वजह से वो रिसेप्शनिस्ट उसे रीड से मिलने नहीं देती, जबकि रीड उसके पीछे ही बैठा था। अब बर्नार्ड कुछ घंटों तक बैंक के बाहर ही रीड के आने का इंतजार करता है। फिर रीड के आते ही वो उससे लोन की बात करता है। दरअसल वो बार्कर के नाम पर लोन ले रहा था। ये एक बिजनेस प्रपोजल था जिससे बार्कर को बहुत प्रॉफिट होगा। अब उसी रात बर्नार्ड अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था कि तभी बर्नार्ड के लिए एक कॉल आता है। वो बार्कर का कॉल था। बार्कर बर्नार्ड पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसे अब तक पता लग चुका था कि बर्नार्ड ने सिटी बैंक में उसके नाम पर लोन उठाने की कोशिश की है। इसके लिए बर्नार्ड उससे माफी मांगता है। अब बर्नार्ड का स्ट्रगल देखते हुए बार्कर बर्नार्ड को लोन देने तैयार हो जाता है। पहले तो बर्नार्ड को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन बार्कर एक बिजनेसमैन है और उसे बर्नार्ड में कुछ खास दिखा है। अब रात में बर्नार्ड अपनी वाइफ के साथ एक क्लब में जाता है, जहां उसे जॉय मिलता है। अब दोनों अकेले में बात करते हैं। बर्नार्ड को जॉय कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन जॉय बर्नार्ड से कहता है वो हमेशा गुस्से में रहता है। बर्नार्ड को लगता है वो गुस्से में नहीं रहता, लेकिन ये सच था, वो हमेशा गुस्से में ही रहता था। ये वो बात थी जो बर्नार्ड को खुद के बारे में भी पता नहीं थी, लेकिन इस चीज को जॉय ने देख लिया था। अब बार्कर की मदद से वो उस बिल्डिंग को खरीद लेता है। वो उस बिल्डिंग की कुछ मरम्मत कर रहा था, तभी वहाँ एक व्हाइट लेडी आती है। वो उसी बिल्डिंग में किराए से रहती थी। वो एक ब्लैक मैन को अपने घर के पास देखकर चिढ़ जाती है और उन पर भड़कने लगती है, लेकिन बर्नार्ड उसे बताता है उसने इस बिल्डिंग को खरीद लिया है। लेकिन उस लेडी को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद बर्नार्ड मैट को बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो मैट से पहले ही क्लियर करता है कि उसे बर्नार्ड मतलब एक ब्लैक मैन के लिए काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। मैट भी उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे तुम्हारी हरी पत्तियों से मतलब है, तुम्हारे काले रंग से नहीं। अब बर्नार्ड, उसका साला टोनी और मैट वहाँ कुछ देर काम करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। उस लेडी ने ही उनकी कंप्लेन की थी। पुलिस उसे यहाँ से जाने कहती है, क्योंकि उस व्हाइट लेडी को उसका यहाँ काम करना पसंद नहीं आ रहा। तब बर्नार्ड कहता है वो क्यों जाए, क्योंकि अब ये बिल्डिंग उसकी है। पहले तो ऑफिसर उसकी बात पर हंसते हैं, क्योंकि व्हाइट लोगों के बीच कोई ब्लैक मैन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। तब बर्नार्ड पुलिस को वो लीगल एग्रीमेंट दिखाता है कि अब इस प्रॉपर्टी का मालिक बर्नार्ड है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में वो कुछ सामान लेकर बिल्डिंग में आता है, लेकिन वो लेडी उसे टोकती है कि वो 6 बजे के बाद यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन बर्नार्ड कहता है किराएदार 6 बजे के बाद नहीं आ सकते, लेकिन वो इस बिल्डिंग का मालिक है, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। तब उस बुढ़िया का मुंह देखने लायक था। अब अगले ही दिन वो बुढ़िया घर खाली कर देती है, लेकिन तभी उन्हें एक ब्लैक लेडी मिल जाती है जिसे वो अपार्टमेंट किराए से लेना था। बर्नार्ड बार्कर को खूब प्रॉफिट दिला रहा था, क्योंकि कुछ ही समय में उस बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट भर गए थे। अब बार्कर बर्नार्ड को बिजनेस प्रपोजल देता है, क्योंकि बर्नार्ड को प्रॉपर्टीज की अच्छी समझ थी कि कौन सी प्रॉपर्टी उन्हें कितना प्रॉफिट दिलाएगी। इसीलिए वो बर्नार्ड को 50% की पार्टनरशिप ऑफर करता है, लेकिन बार्कर उसके सामने एक कंडीशन भी रखता है कि बिजनेस की सभी डील्स वही करेगा, क्योंकि ब्लैक मैन से कोई भी डील नहीं करना चाहता। बर्नार्ड बार्कर के इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों पार्टनर बन जाते हैं। उनका रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगता है। दोनों बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदते और बहुत प्रोग्रेस करते हैं। बर्नार्ड अपने लिए भी एक घर खरीदता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। लेकिन तभी जिंदगी एक ट्विस्ट लेती है, क्योंकि एक रात बार्कर सोया लेकिन कभी उठा ही नहीं। दरअसल हार्ट अटैक से एक रात अचानक बार्कर की मौत हो जाती है। अब बार्कर की वाइफ किसी भी ब्लैक मैन के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो बार्कर के बर्नार्ड के साथ चल रहे बिजनेस के सभी एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर देती है, जिससे बर्नार्ड को काफी लॉस होता है। बर्नार्ड 50% का पार्टनर था, लेकिन वो उसे सिर्फ 25% ही देती है और बर्नार्ड के पास 25% लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। भले ही दिमाग और मेहनत बर्नार्ड कर रहा था, लेकिन बिजनेस का चेहरा तो बार्कर ही था। बर्नार्ड के लिए अब बाउंस बैक करना बहुत जरूरी था, वरना उसके लॉसेस बढ़ते ही चले जाते और रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन बर्नार्ड इन परिस्थितियों में भी डरने और पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो मिस्टर रीड से मिलने सीधा मिड सिटी बैंक जाता है। रीड उसे लोन दिलवा सकता था, जिससे वो इन परिस्थितियों को ठीक कर सके, लेकिन खाली होने के बाद भी रीड उससे मिलने से मना कर देता है। बाहर निकलते वक्त बर्नार्ड की नजर उस बिल्डिंग के बोर्ड पर पड़ती है, जिसमें उस
बिल्डिंग में मौजूद सभी बैंक के नाम लिखे हुए थे। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो फैसला करता है अब वो इस बिल्डिंग को ही खरीद लेगा। इस बिल्डिंग को बैंकर्स बिल्डिंग बोला जाता है। लेकिन उस समय बर्नार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाकर जॉय से मिलता है और उसे बताता है वो बैंकर्स बिल्डिंग को खरीदना चाहता है। जॉय हंसता है और कहता है वो एक व्हाइट आदमी की बिल्डिंग है और साथ ही शहर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी भी। बर्नार्ड कहता है उसे पता है, लेकिन उन्होंने उस बिल्डिंग को खरीद लिया तो अगली बार से उस बिल्डिंग का कोई भी बैंक उनका लोन रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने लैंडलॉर्ड का लोन रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जॉय कहता है उनसे मतलब ब्लैक मैन से कोई भी डील नहीं करेगा। और ये बात सही भी थी, क्योंकि व्हाइट बिल्डिंग की डील ब्लैक मैन के साथ करना इम्पॉसिबल था। वो तो बार्कर था जो डील्स को कर रहा था। मतलब बर्नार्ड को अब जरूरत थी एक व्हाइट मैन की जो उनके बिजनेस का चेहरा बन सके। अब दोनों जाकर मैट से मिलते हैं। बर्नार्ड उसे सब समझाता है। वो कहता है मैट एक व्हाइट मैन है और बैंकर्स बिल्डिंग की डील उसे ही करनी है। मैट को बैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही वो इतना क्वालिफाइड था कि वो डील कर सके। इनफैक्ट उसे इस बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। बर्नार्ड उसे बस एग्री करने कहता है, बाकी सब वो सिखा देगा। मैट भी बर्नार्ड की बात मान लेता है। दूसरी तरफ जॉय बर्नार्ड के फैसले पर थोड़ा डाउट कर रहा था। कारण ये कि उसे मैट पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ जाता है लोगों में लालच आने लगता है। वही मैट एक रेस्टोरेंट में बैठा इस डील के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ एक वेट्रेस सूसी आती है। वो मैट को पहले से जानती थी। वो थोड़ा परेशान था। उसके पूछने पर मैट बताता है रियल एस्टेट के कुछ इन्वेस्टर्स ने उसे पार्टनरशिप ऑफर की है। ये सुनकर सूसी उससे और इम्प्रेस होती है। अब सूसी का रिएक्शन देखकर वो बर्नार्ड और जॉय का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। बर्नार्ड अगले दिन से मैट की ट्रेनिंग शुरू करता है। जॉय उसे गोल्फ खेलना सिखाता है। बर्नार्ड उसे बैंक के सभी कैलकुलेशंस और वैल्यू सिखाता है। बर्नार्ड की वाइफ उसे अमीरों की तरह बैठने और खाने के तौर तरीके सिखाती है। उनका ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता है। आखिरकार 1 महीने बाद अब मैट इतना ट्रेन हो चुका था कि वो डील्स को कर सके। उसे अब लगभग सब पता था और वो रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा एजुकेट भी हो चुका था। अब बर्नार्ड मैट को बताता है उस बिल्डिंग का ओनर चार्ल्स रेनॉल्ट नाम का एक सुपर रिच आदमी है। वो रोज एक गोल्फ क्लब में गोल्फ खेलने जाता है। अब वो उस क्लब में मैट को उससे मिलवाने का प्लान करते हैं, क्योंकि चार्ल्स को गोल्फ में बहुत इंटरेस्ट था। अगले दिन मैट चार्ल्स के साथ गोल्फ खेलने जाता है। जॉय ने पहले ही मैट की चार्ल्स के साथ गोल्फ खेलने की सेटिंग कर दी थी। मैट चार्ल्स को गोल्फ में भी इम्प्रेस कर देता है। बाहर से बर्नार्ड और जॉय उन्हें ही देख रहे थे। मैट के गेम से जॉय भी काफी इम्प्रेस होता है। अब अगले दिन मैट को चार्ल्स से मिलने जाना था, जिसके लिए वो काफी नर्वस हो रहा था। अब अगले दिन मैट चार्ल्स से मिलने उसके ऑफिस में जाता है। उसका ऑफिस बैंकर्स बिल्डिंग में ही था। अब शुरू होता है डील का प्रोसेस। यहाँ चार्ल्स उससे कई सारे कैलकुलेशंस और वैल्यू पूछता है और मैट बहुत कम समय में उन सभी कैलकुलेशंस को बहुत तेजी से और इजीली सॉल्व कर देता है। इनफैक्ट चार्ल्स का असिस्टेंट कैलकुलेटर से भी उन सभी मैथमेटिक कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, जबकि मैट उससे भी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था। साथ ही उसका आंसर भी सही निकलता है। दरअसल मैट को बर्नार्ड ने पहले ही ये सब याद करवा दिया था, जिससे मैट को कोई परेशानी नहीं हुई। उसे पहले से पता था चार्ल्स किस तरह सवाल पूछ सकता है। यहाँ हम बर्नार्ड के ब्रिलियंट माइंडसेट को समझ सकते हैं। चार्ल्स मैट से काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन असल में उसके पीछे बर्नार्ड का दिमाग था। अब नतीजतन डील सक्सेसफुली हो जाती है। फिर बर्नार्ड, जॉय और मैट अपने इस सक्सेस को जमकर सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन बर्नार्ड और जॉय मैट के साथ बैंकर्स बिल्डिंग पहुंचते हैं, जहां रीड उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। बर्नार्ड इसके बाद बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदता और बेचता है। वो व्हाइट बिल्डिंग्स को खरीदकर ब्लैक लोगों को रेंट पर दे देता है। इसी वजह से अब शहर में निग्रोज लोग व्हाइट लोगों के साथ रहने लगे। उस समय रेसिज्म के कारण ब्लैक और व्हाइट लोगों के रहने के एरिया अलग अलग हुआ करते थे। ऐसा करके बर्नार्ड कहीं न कहीं रेसिज्म से भी टक्कर ले रहा था। उनका रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मैट भी उस वेट्रेस सूसी से शादी कर लेता है। उनकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी फोटो छपती है। अपने बिजनेस और सक्सेस से बर्नार्ड भी बहुत खुश था। अब मूवी कुछ साल और आगे जाती है। अब 1963 में बर्नार्ड अपने शहर टेक्सास वापस आता है। बर्नार्ड इसी शहर से उठकर आज रियल एस्टेट बिजनेस में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था। उसके डैड अभी भी यही रहते थे। अब एक फैमिली डिनर के बाद बर्नार्ड के डैड उससे वो लाइन कहते हैं जो हर बेटा अपने पापा से सुनना चाहता है। उसके डैड कहते हैं, आई प्राउड ऑफ यू माई सन। अब अगली सुबह बर्नार्ड तैयार होकर कहीं जा रहा था। दरअसल उसे शहर घूमना था, क्योंकि उसका बचपन यही बीता है। उसकी वाइफ उनके बेटे को भी उसके साथ ले जाने कहती है, ताकि उसे पता चले उसके डैड कहां से निकलकर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। बर्नार्ड अपने बेटे के साथ वॉक करता हुआ उस बैंक के पास जाता है, जहां उसने रियल एस्टेट बिजनेस करने का सपना देखा था और जहां 24 साल पहले वो जूते पॉलिश किया करता था। बर्नार्ड को वहां
वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जो शू पॉलिश कर रहा था। बर्नार्ड उसे अपना शू पॉलिश करने को कहता है, लेकिन वो लड़का बर्नार्ड के शू पॉलिश करने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ सिर्फ व्हाइट लोग ही शू पॉलिश करवा सकते हैं, किसी ब्लैक मैन को यहाँ शू पॉलिश करवाने की इजाजत नहीं। तब वो अपने सामने उस बैंक को देखकर उसे खरीदने का फैसला करता है। रात में वो इस आइडिया को अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता है। उसकी वाइफ उसका इस फैसले में भी पूरा साथ देती है क्योंकि अब समय बदल रहा था, साथ ही वो खुद के जैसे दूसरे निग्रोस का भी भला करना चाहता था। वापस लौटने के बाद यही बात वो अपने पार्टनर जॉय को बताता है, लेकिन जॉय उस बैंक को खरीदने तैयार नहीं होता क्योंकि उनका लॉस एंजलिस में बिजनेस अच्छा चल रहा है। ऐसे में टेक्सास में बिजनेस करना बहुत रिस्की है और टेक्सास के माहौल को रेसिज्म ने और भी ज्यादा खराब कर रखा है। पहले तो जॉय को लगता है बर्नार्ड ये अपने डैड के लिए कर रहा है ताकि उसका टेक्सास जाना होता रहे। वो उसके फादर को यहाँ लाने कहता है। बर्नार्ड जॉय को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉय उसकी बात मान ही नहीं रहा था, जिस वजह से बर्नार्ड उससे कहता है कि अगर वो ये डील नहीं करेगा तो उसे कोई दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा। लेकिन आखिर में जॉय को बर्नार्ड की सुननी ही पड़ती है और वो उसके साथ उस बैंक को खरीदने मान जाता है। दरअसल बर्नार्ड का टेक्सास का वो बैंक खरीदने का असली मकसद था कि इस बैंक को खरीद कर वो वहाँ के निग्रोज लोगों की गरीबी मिटा सके, उन्हें लोन दे सके, क्योंकि वहाँ के ब्लैक लोगों को वो बैंक लोन नहीं देता था, जिस वजह से ना तो वो लोग अपना घर बना पाते, ना कोई बिजनेस शुरू कर पाते और ना ही लाइफ में आगे बढ़ पाते। बर्नार्ड इस बार भी उस बैंक को खरीदने के लिए उस बैंक के मालिक रॉबर्ट के पास मैट और अपने वकील को भेजता है। ऑब्वियसली क्योंकि बर्नार्ड के निग्रो होने की वजह से कोई उससे डील नहीं करता। बाहर से बर्नार्ड और जॉय दोनों की नजर अंदर चल रही डील पर ही होती है। रॉबर्ट जूनियर को मैट पर शक होता है। वो उसके पार्टनर बर्नार्ड और जॉय के बारे में पूछता है, लेकिन मैट बहाना बना देता है कि वो दोनों बहुत अमीर है और बहुत बिजी है, इसीलिए तो वो यहाँ आया है। लेकिन फिर भी डील सक्सेसफुली हो जाती है और अब इस बैंक का मालिक बर्नार्ड बन चुका था। जिस बैंक के सामने वो शू पॉलिश किया करता था, आज वो उस बैंक का मालिक था। अब बैंक का ओनर बनने के बाद बर्नार्ड बैंक के रूल्स और रेगुलेशन में कई सारे चेंजेस करता है। वो एक नई ब्लैक लोगों की टीम भी रखता है जिससे वो बैंक निग्रोज लोगों को भी लोन दे सके, जिसकी मदद से वो लोग अपना कारोबार कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। इसी तरह बर्नार्ड काफी लोगों को लोन देता है जिससे कई लोगों के बिजनेस ग्रो होते हैं। कई ब्लैक लोग अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, कुछ लोगों का रेवेन्यू डबल होता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस बैंक के पुराने ओनर का बेटा रॉबर्ट जूनियर मैट को टोकता है और उससे कुछ सवाल पूछता है क्योंकि हाल ही में उसने 14 लोन पास किए हैं, जिसमें से वो सिर्फ 5 को जानता था, बाकी कौन लोग हैं। मैट घबरा जाता है और वो बातों को घुमा देता है। असल में बाकी के लोग निग्रोस थे जिन्हें लोन दिया गया है। अब रॉबर्ट जूनियर को मैट पर शक होने लगता है, इसी वजह से वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक रात वो मैट का पीछा करते करते एक कैफे के पास पहुंचता है। वो देखता है मैट वहाँ बर्नार्ड से मिलने आया है और उसके साथ बैठा कुछ बात कर रहा है। इसे देखकर रॉबर्ट जूनियर का शक यकीन में बदल जाता है। अब उसी रात मैट अपने घर वापस आता है। उसकी वाइफ कहती है उसे ये जगह पसंद नहीं, जबकि उन्हें यहाँ सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। मैट को $25,000 पर ईयर की सैलरी मिल रही थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसकी वाइफ मैट के दिमाग में ये डालती है कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलती, उसे प्रॉफिट में शेयर मिलता है। तब मैट कहता है वो जल्द ही एक और बैंक खरीदने वाले हैं, उस बैंक में उसकी भी पार्टनरशिप होगी। अगले दिन जॉय और मैट बर्नार्ड के घर पर बैठे कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि इतने में ही वहाँ रॉबर्ट जूनियर पहुँचता है। रॉबर्ट उन तीनों से कहता है तुम लोगों ने झूठ बोलकर बैंक खरीदा है, लेकिन बर्नार्ड और जॉय बताते हैं उसके डैड को ये पहले से पता है और ये पता होने के बाद भी कि वो दोनों ब्लैक है, उन्होंने पेपर पर साइन किए थे। दरअसल रॉबर्ट का उस बैंक में 20% शेयर है और उसे डर है इस तरह निग्रोस को लोन देने से उनका बैंक डूब जाएगा। वो उन्हें एक लेटर दिखाता है क्योंकि ठीक 1 महीने में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट बैंक का इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाली है, क्योंकि उसने पहले ही उन्हें रिस्की लोन की शिकायत कर दी है और उन लोगों का ये झूठ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ये कहकर रॉबर्ट जूनियर वहाँ से चला जाता है। फिर मैट उन दोनों को मेनलैंड बैंक के पास ले जाकर उन्हें इस बैंक को खरीदने का सुझाव देता है। वो दोनों को इस बैंक की इंफॉर्मेशन देता है। उसके मुताबिक इस बैंक को खरीदना प्रॉफिटेबल रहेगा। इस बैंक के जरिए वो दूसरे बैंक में मनी फ्लो बढ़ा सकते हैं और अगर दोनों इस बैंक में एज अ ब्रोकर रहेंगे तो उन्हें 19% ब्रोकरेज मिलेगा। लेकिन सब कुछ ठीक दिखने के बाद भी दोनों टेक्सास में इस वक्त एक और बैंक खरीदने राजी नहीं थे। तब मैट कहता है वो इस बैंक को चलाएगा। तभी वहाँ मैट की वाइफ कुछ लेकर आती है। जॉय उन्हें देखकर समझ जाता है ये सब मैट को उसकी वाइफ ने सिखाया है। बर्नार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ महीनों पहले तक उसे बैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैट कहता है उसने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन फिर भी दोनों को ये ठीक नहीं
लग रहा था, लेकिन यहाँ मैट उन्हें एक तरह से ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने उसे ये बैंक खरीद कर नहीं दिया तो वो वापस लॉस एंजलिस चला जाएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी दोनों को मैट की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं उन्होंने वो बैंक खरीद लिया है, लेकिन अभी भी कुछ पेपर वर्क बाकी है। उस बैंक का बॉस अभी मैट है, लेकिन उस पर नजर रखने के लिए बर्नार्ड ने अपनी वाइफ को उस बैंक में ही रखा है, लेकिन एक क्लीनर बनाकर। वही बाहर बर्नार्ड अपने साले के साथ जाकर उस बैंक में आने वाले लोन के मॉर्गेजेस प्रॉपर्टीज को चेक करता है। रात में बर्नार्ड की वाइफ मैट को कहती है उसे बैंकिंग में आए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं, वो चाहती है कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन इस सक्सेस को वो गलत नजरिए से ना ले कि सब कुछ उसने ही किया है। अब रात में तीनों फिर से मिलते हैं। बर्नार्ड बताता है उसने लोन मॉर्गेजेस प्रॉपर्टीज को देख लिया है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, और बाकी बचे कामों के लिए बर्नार्ड उसे कीफ नाम के लॉयर को बुलाने कहता है, क्योंकि बर्नार्ड को उस लॉयर पर पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छा लॉयर है। मैट कहता है उसने पहले ही उसे फोन कर दिया है। अगले दिन मैट बैंक एसोसिएशन में था। कुछ देर पहले ही उसका लॉयर बैंक के सभी पेपर्स चेक करके गया है, वो बैंक एसोसिएशन का था। अब यहाँ अपने लॉयर पर भरोसा करके मैट बिना पढ़े ही सारे पेपर्स और चेक साइन कर देता है। अब वहाँ से मैट बैंक में आता है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी वाइफ आती है। मैट को डर था कि कहीं वो बर्नार्ड और जॉय के पैसे को डुबा ना दे, लेकिन यहाँ उसकी वाइफ कहती है वो दोनों लकी है कि उन्हें तुम मिले, लेकिन मैट कहता है वो लकी है कि उन दोनों ने उसे चुना। लेकिन यहाँ फिर उसकी वाइफ कहती है वो दोनों उससे स्मार्ट नहीं है और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैक है, कमीनी रेसिस्ट। लेकिन उसकी बात मैट को पसंद नहीं आती। तभी उसे रॉबर्ट जूनियर का कॉल आता है। दरअसल उनके मेन बैंक में कुछ व्हाइट लोग अपना अकाउंट बंद करवाने आए थे, क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया ये बैंक दो निग्रोस का है। रात में बर्नार्ड जॉय को ये सब बताता है, लेकिन जॉय समझ गया था ये सब रूमर्स रॉबर्ट जूनियर ने ही फैलाए हैं। अगली सुबह मैट बैंक आता है, लेकिन वहाँ करेंसी एग्जामिनर पहले ही आ गया था। उसे देखकर मैट की हवा टाइट हो जाती है। वो तुरंत ही बर्नार्ड को कॉल करके बताता है फेडरल बैंक एग्जामिनर आया है, वो 1 घंटे में वापस आने वाला है, तब तक उसे बैंक के सभी बही खाते तैयार रखने हैं। बर्नार्ड उसकी वाइफ को बताता है मैट अभी तक तैयार नहीं है, वो सब बर्बाद कर देगा, इसीलिए सिर्फ मैट की मदद करने और अपनी बीवी के बोलने पर करोड़पति होकर भी बर्नार्ड क्लीनर बनकर बैंक में जाता है ताकि मैट की मदद कर सके। अब खुद का बैंक होने के बाद भी बर्नार्ड वहाँ क्लीनर का काम कर रहा था। फिर वहाँ वो एग्जामिनर आता है, वहाँ जॉय भी ड्राइवर के भेष में था। यहाँ हम देखते हैं करोड़पति होने के बाद भी सिर्फ रेसिज्म की वजह से एक आदमी क्लीनर और एक ड्राइवर बना है। खैर वो ऑफिसर बैंक की फाइल्स चेक कर रहा था और मैट से वैल्यूएशन की मेथोलॉजी और वो तमाम चीजें पूछ रहा था जो उसे डाउटफुल लगती है। पीछे से क्लीनिंग करते हुए बर्नार्ड मैट को जवाब बता रहा था, लेकिन वो ऑफिसर बर्नार्ड को देख लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे बर्नार्ड को उनकी आवाज नहीं आती। बर्नार्ड जॉय से कहता है मैट मुसीबत में है। वही अंदर लोन स्टेटमेंट को लेकर उस ऑफिसर ने मैट की हालत खराब कर दी थी। मैट कहता है इन सब के लिए उसने एक एक्सपर्ट रखा है। ऑफिसर उस एक्सपर्ट को बुलाने कहता है, लेकिन मैट कहता है वो आज शहर में नहीं है, लेकिन वो उसकी फाइल चेक करने जाता है। वो जाकर सीधा वॉशरूम में जॉय और बर्नार्ड के पास आता है। बर्नार्ड उसे ऑफिसर के सवाल का जवाब देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। तभी वहाँ बर्नार्ड की वाइफ आकर मैट से कहती है ये उसका बैंक है और वो जाकर अपने बैंक को बचाए। वो जाकर ऑफिसर के उस सवाल का जवाब देता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उससे दूसरा सवाल करता है। इस तरफ जॉय और बर्नार्ड परेशान हो रहे थे। इस तरफ वो ऑफिसर उस बैंक से दिए गए बहुत सारे लोन को कैंसिल कर देता है। मैट को ये समझ नहीं आता। तब वो ऑफिसर उसे समझाता है ये सब लोन $20,000 के ऊपर है और इस बैंक की कैपिटल अमाउंट $2 लाख है। मैट को इसका मतलब समझ नहीं आता। तब उस ऑफिसर को मैट एक बेवकूफ लगता है। तब वो उसे समझाता है नेशनल बैंकिंग एक्ट के मुताबिक बैंक से दिया गया कोई भी लोन उस बैंक के कैपिटल अमाउंट के 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए और लोन का अमाउंट 20 साल के अंदर होना चाहिए। उनके बैंक का कैपिटल अमाउंट $2 लाख है। इसका मतलब ये बैंक $20,000 के ऊपर लोन नहीं दे सकती, लेकिन ऑलरेडी ही इस बैंक ने 20,000 से ऊपर बहुत सारे लोन दे दिए हैं और जो लोन $20,000 से नीचे भी दिए गए हैं उन लोन का टर्म 20 साल के ऊपर है। इसका मतलब वो सभी लोन कैंसिल कर दिए जाएंगे या किसी दूसरे बैंक को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। वो ऑफिसर कैलकुलेशन करके बताता है इन सब की वजह से इस बैंक के लोन डिफॉल्ट का रेट 40% तक बढ़ जाएगा। अब ये सभी लोन मैट के इस बैंक को खरीदने के पहले के थे। इसका मतलब मैट ने इस बैंक को खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कुछ दिन बैंकिंग में काम करने से वो समझ रहा था उसे सब आ गया है, लेकिन अब उसे समझ में आता है बर्नार्ड और जॉय हमेशा से सही थे। कोई जाकर मैट की वाइफ को बताओ अब स्मार्ट कौन है और लकी कौन। अब मैट जाकर ये बर्नार्ड को बताता है। ये जानकर बर्नार्ड भी शॉक
शॉक था क्योंकि उसे जो लोन की फाइल दी गई थी उसमें सभी लोन 20,000 से नीचे और 20 साल के अंदर ही थे। वो मैट से पूछता है उसने लोन की फाइल ठीक से पढ़ी थी या नहीं। अब यहाँ मैट लड़खड़ाते हुए कहता है उसने ध्यान से नहीं पढ़ा। अब यहाँ जॉय कहता है उनका लॉयर इतनी बड़ी चीज कैसे मिस कर सकता है। तब यहाँ मैट बताता है उसने चेक साइन करने से पहले बर्नार्ड के लॉयर को बुलाया ही नहीं था, उसने किसी दूसरे लॉयर को बुलाया था। बर्नार्ड उस पर गुस्सा करते हुए कहता है उसने पहले ही कहा था वो खुद का बैंक चलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जॉय उससे पूछता है उसने किसके कहने पर उस लॉयर को बुलाया था और वो लॉयर कौन था। तब मैट बताता है जूनियर रॉबर्ट ने उस लॉयर को भेजा था। ये सुनकर दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं जूनियर रॉबर्ट ने जानबूझकर उस लॉयर को भेजा था, उसने पेपर वर्क ठीक से नहीं किया। मैट को समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करेगा। तब दोनों कहते हैं क्योंकि वो उन्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है। अब यहाँ मैट को अपनी गलती समझ में आती है क्योंकि कुछ बिजनेस डील करने और थोड़ा पैसा कमा लेने से कोई बिजनेसमैन नहीं बनता। उस रात बर्नार्ड अपनी वाइफ को बताता है इन सब से उसे $3 लाख का नुकसान होगा। $3 लाख उस समय बहुत बड़ी रकम थी। जॉय और उसने उसे वॉर्न भी किया था, लेकिन उसकी वाइफ कहती है अगर ये सब इतना आसान होता तो कोई बहुत पहले ही ये कर चुका होता। अब बर्नार्ड और जॉय इस मुसीबत से निकलना चाहते थे, लेकिन मैट कहता है वो उन पर केस कर सकते हैं क्योंकि उस लॉयर ने उनसे झूठ बोला था। लेकिन जॉय कहता है उसने खुद पेपर साइन किए थे, अगर उसने पेपर ठीक से नहीं पढ़े तो ये उसकी गलती है। मैट उस बैंक को किसी भी तरह बचाना चाहता था, लेकिन दोनों कहते हैं वो बैंक नहीं बचेगा और अच्छा यही रहेगा वो उनके मेन बैंक पर फोकस करे। उस बैंक में अगर लोग प्रेसिडेंट की चेयर पर एक व्हाइट आदमी को देखेंगे तो अपने अकाउंट क्लोज नहीं करवाएंगे और वहाँ से वो रॉबर्ट जूनियर पर नजर भी रख सकता है। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं, लेकिन यहाँ मैट नहीं रुकता। अपनी होशियारी में वो एक और बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। अब अगले दिन जॉय को एक कॉल आता है, ये उनके बैंकर का कॉल था। वो जॉय को बताता है मैट ने अपने बैंक को बचाने के लिए उनसे पूछे बगैर उनके बैंक से अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहा है, जबकि जॉय और बर्नार्ड को पता है वो बैंक बचने नहीं वाला। ये सुनते ही जॉय को बहुत गुस्सा आता है। जॉय और बर्नार्ड तुरंत बैंक पहुंचते हैं। उन्हें वहां देखकर रॉबर्ट जूनियर बहुत खुश होता है। दोनों जाकर मैट पर चिल्लाते हैं क्योंकि वो जो कर रहा था वो इलीगल है और इससे दोनों ही बैंक डूब जाएंगे। बर्नार्ड जल्दी से ट्रांसफर के सारे पेपर मंगवाता है, लेकिन तभी वहाँ यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की टीम पहुंच जाती है और मैट को अपने बैंक में फेडरल एक्ट को तोड़ने के इल्जाम में तुरंत ही फायर कर देती है। साथ ही वो इस बैंक को भी सील कर देते हैं क्योंकि मैट दोनों बैंक में एक ऊंची पोजीशन पर है, इसीलिए अब वो इस बैंक से दिए गए लोन की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इससे उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने ब्लैक लोगों को भी लोन दिया है। यहाँ हम देखते हैं ये सब किया धरा रॉबर्ट जूनियर का है। बाहर निकलकर मैट दोनों को सॉरी कहता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। तभी FBI वाले जॉय और बर्नार्ड को गिरफ्तार करने आते हैं। वो पूछता है उनका क्राइम क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते, जिससे उनमें बहस हो जाती है और FBI वाले जबरदस्ती बर्नार्ड को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ मैट बस शर्मिंदा होकर सब देखता रहता है, साला बेवकूफ। अब कुछ दिनों बाद जॉय और बर्नार्ड अपने लॉयर के साथ डिस्कशन कर रहे थे। दरअसल अब इस मामले में पॉलिटिक्स भी शामिल हो गई है। दरअसल कोर्ट की हेयरिंग में सेनेटर भी होगा क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड बैंक थे और उन्होंने मतलब दोनों काले लोगों ने बैंक खरीद कर ज्यादातर काले लोगों को लोन दिया है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि अब उनके बारे में पूरा देश बात कर रहा था कि कैसे दो निग्रोज ने व्हाइट लोगों के नाक के नीचे उनका ही बैंक खरीद कर दूसरे निग्रोज की मदद की। अब इन सब से दोनों पर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं क्योंकि वो सेनेटर मतलब सांसद एक रेसिस्ट आदमी है। तब बर्नार्ड पूछता है लेकिन इन सब मामले में मैट कहाँ है, लेकिन ये सुनकर जॉय हंसने लगता है और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हम मैट को देखते हैं, वो उस सेनेटर से मिलने आया था, उसे अपने पैसे घर सब वापस चाहिए थे। तब वो सेनेटर कहता है उसने मैरीलैंड बैंक के फेडरल एक्ट को तोड़ते हुए लोगों को लोन दिए, भले से ही वो लोन उसके बैंक खरीदने से पहले दिए गए हो, लेकिन इसका जिम्मेदार वही होगा। लेकिन एक चीज उसे बचा सकती है, वो कोर्ट में बयान दे कि उन दोनों ने उसे मैनिपुलेट करके उससे ये सब करवाया। सबके सामने चेहरा तो वही था, लेकिन डोर उन दोनों के हाथ में थी। लेकिन मैट कहता है उन्होंने उसे काम करने फोर्स नहीं किया था और दूसरा बैंक खरीदने का आइडिया भी उसका नहीं था। उन्होंने केयरफुली सभी लॉ फॉलो किए थे। उन लोगों के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन वो सेनेटर बताता है मैरीलैंड बैंक में वो दोनों एज अ मॉर्गेज ब्रोकर रजिस्टर है, जो उन्हें मैट ने ही बनने बोला था, जिससे उन्हें बैंक 19% कमीशन देगा। ये एक मिसयूज फंड है और सेनेटर के मुताबिक ये एक क्राइम है। यह साफ समझ में आता है मैट गोरा है, इसीलिए सेनेटर उसे बचा रहा है और काले होने की वजह से जॉय और बर्नार्ड को
फंसाने की कोशिश कर रहा है। सेनेटर कहता है वो कोर्ट में गवाही दे, उसे ये बैंक खरीदने के लिए उन दोनों ने फोर्स किया था ताकि उन्हें 19% कमीशन मिल सके, लेकिन हो सकता है वो दोनों बेकसूर हो, जो कि सच है। लेकिन अगर वो दोनों बेकसूर साबित हुए तो उन दोनों की जगह मैट जेल जाएगा। अब रात में मैट परेशान बैठा था, फिर वो किसी को कॉल करता है। अब अगले दिन कोर्ट की हेयरिंग होती है। उससे सवाल किया जाता है क्या उसे उस बैंक को खरीदने के लिए जॉय और बर्नार्ड ने फोर्स किया था। यहाँ मैट बोल देता है वो बस उन दोनों के ऑर्डर फॉलो कर रहा था। मतलब अब बर्नार्ड और जॉय पर सारा इल्जाम आ जाएगा। अब मैट कोर्ट से बाहर आ जाता है क्योंकि अब उसका इस केस में कोई काम नहीं था। फिर हम बर्नार्ड को कहीं देखते हैं, उसके हाथ में उसकी बचपन की डायरी थी। फिर बर्नार्ड उस सेनेटर से मिलने जाता है। उसने उनके लॉयर को एक डील दी थी, लेकिन बर्नार्ड खुद उससे बात करना चाहता था। अब यह सेनेटर व्हाइट और ब्लैक लोगों के ऊपर थोड़ा बकवास करता है। ये कम्प्लीटली लीगल है कि एक इन्वेस्टर अपनी पहचान लोगों से छुपा कर रख सकता है, लेकिन यह साफ समझ में आता है वो इस बात से चिढ़ा हुआ है कि एक ब्लैक आदमी इतना अमीर कैसे बन गया। अब वो उन्हें अपनी डील बताता है। वो कहता है बर्नार्ड मैट के बयान को मान ले, मतलब उस पर लगे सारे गुनाह कबूल कर ले। साथ ही वो कहे उसने ये सब रूल्स के लूप होल्स का फायदा उठाकर किया है, तब उनकी सरकार उन रूल्स को ठीक करेगी और वो भी जल्दी ही छूट जाएगा और बाहर आने के बाद वो अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करे। लेकिन अगर वो नहीं माना और उसने कोर्ट में निग्रोस के खिलाफ हो रहे रेसिज्म की बात की तो वो उसके केस को पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साथ ही रॉबर्ट जूनियर और मैट और उसके ही साथ बाकी गोरे लोगों की गवाही उनके लिए बहुत मायने रखेगी। तब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ बर्नार्ड सोच में पड़ जाता है वो क्या करे। अगले दिन बर्नार्ड अपनी वाइफ से ये सब डिस्कस करता है। तब उसकी वाइफ कहती है गोरे लोगों को बैंक लोन देती है जिससे वो अपने घर बनाते हैं, अपने बिजनेस फैलाते हैं, लेकिन ब्लैक लोगों को बैंक लोन नहीं देती, जिस वजह से निग्रोज बहुत पीछे रह गए हैं और किसी न किसी को तो इस बात को उठाना ही होगा। बर्नार्ड कहता है अगर उसने इस मुद्दे को उठाया तो वो सेनेटर उनका सब कुछ छीन लेगा। यहाँ भी उसकी वाइफ उसका साथ देती है। वो कहती है वो जो भी करेगा वो हमेशा हर हाल में उसके साथ है। अब अगले दिन कोर्ट की हेयरिंग आती है। बर्नार्ड जॉय से बात करता है। दरअसल सबसे पहले बर्नार्ड को बयान देने बुलाया गया था। जॉय समझ गया था वो इन सब का सारा ठिकरा सिर्फ बर्नार्ड पर फोड़ने वाले हैं, लेकिन बर्नार्ड का भी यही प्लान है, वो सारा इल्जाम खुद पर लेने वाला है। जॉय कहता है जब वो उससे पहली बार मिला था उसने बर्नार्ड को घमंडी समझा था, लेकिन वो तो एक क्रांतिकारी है। बर्नार्ड भी कहता है जब वो उससे पहली बार मिला था उसने जॉय को एक जोकर समझा था, लेकिन जॉय वो सब देख सकता था जो उसे समझने में सालों लगे। यहाँ तक कि उसने उसके अंदर भी वो देखा जो बर्नार्ड ने खुद में नहीं देखा था। अब टाइम हो गया था। बर्नार्ड अपना चश्मा जॉय को देकर अंदर जाता है। कोर्ट की ज्यूरी में वो सेनेटर भी था। उनका लॉयर जॉय और उसकी वाइफ से पूछता है बर्नार्ड ने अपने ग्लासेस क्यों नहीं पहने। तब वो दोनों बताते हैं उसे चश्मे की कभी जरूरत थी ही नहीं। अब सभी उसका बयान पूछते हैं। बर्नार्ड यहाँ कहते हैं उनके संविधान में लिखा है हर इंसान इक्वल है, सभी को समान अधिकार है और सभी के लिए एक जैसा कानून है, लेकिन सब जानते हैं ये एक झूठ है। ये सुनकर कोर्ट का माहौल गर्म हो जाता है। बर्नार्ड कहता है ये कोर्ट हेयरिंग बैंक में हुए कुछ गड़बड़ के ऊपर है, लेकिन सब जानते हैं ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सभी को लगता है दो निग्रोज की इतनी मजाल कैसे हो गई कि वो दो बैंक खरीद सके। वो सेनेटर उसे संभल कर बात करने कहता है। तभी बर्नार्ड क्लीनर की ड्रेस निकाल कर कहता है वो चाहते हैं ब्लैक लोग कभी अपना घर ना खरीदे, कभी अपना बिजनेस ना करे, कभी अपनी वेल्थ ना बढ़ाए। इन शॉर्ट वो चाहते हैं ब्लैक लोग कभी व्हाइट लोगों की बराबरी ना करे। और ये उनके लिए इतना जरूरी क्यों है क्योंकि वो लोग ब्लैक लोगों को इंसान ही नहीं समझते। लेकिन ये कोर्ट का सीन यही कट होता है। फिर हमें एक कोर्ट के जरिए बताया जाता है उस सेनेटर की वजह से गवर्नमेंट ने जॉय और बर्नार्ड की सभी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। उस हेयरिंग के बाद दोनों को जेल हो गई। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की मदद से मैरीलैंड बैंक टेक्सास को जूनियर रॉबर्ट ने ही खरीदा। मैट को किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। वारे इंसाफ जो सबसे ज्यादा कसूरवार था उसे बेकसूर साबित कर दिया गया। फिर हम बर्नार्ड को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं। उसकी वाइफ और जॉय उसे लेने आए थे। बर्नार्ड कहता है चलो घर चले, लेकिन उसकी वाइफ कहती है गवर्नमेंट ने उनका सब कुछ ले लिया है। लेकिन यहाँ दोनों उसे एक सरप्राइज देते हैं। उन्होंने उनका सब कुछ नहीं लिया। उन दोनों का बहामाज में घर है। वो पूछती है उसने बहामाज में घर कब खरीदा। बर्नार्ड बताता है कोर्ट में बयान देने से पहले मैट ने उसे कॉल किया था। वो काफी परेशान था। उसने बताया अगर उसने उन दोनों के खिलाफ गवाही नहीं दी तो उसे 50 साल की जेल हो जाएगी। बर्नार्ड ने उसे कहा वो वैसा ही करे जैसा सेनेटर ने उसे कहा है। तब गवर्नमेंट ने उनका पैसा नहीं लिया था, इसीलिए उसने मैट को उनके लिए
लिए बहामास में 2 घर खरीदने कहा। उसकी वाइफ ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर तीनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है एक समय जॉय और बर्नार्ड के पास 177 बिल्डिंग थी और 100 इंडिविजुअल अपार्टमेंट थे। ज्यादातर उनकी प्रॉपर्टी व्हाइट लोगों के घर के पास ही थी। बर्नार्ड के केस के 3 साल बाद गवर्नमेंट फेयर हाउसिंग एक्ट 1968 लेकर आई, जिसके मुताबिक किसी भी इंसान को उसके कलर, रेस, रिलीजन या जेंडर को देखकर प्रॉपर्टी ना बेचना या रेंट पर ना देना इनलीगल है। फिर हम बर्नार्ड की असली फोटो देखते हैं। उसके बाद हमें जॉय की असली फोटो दिखाई जाती है। फिर हम उन दोनों की वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक असली फोटो देखते हैं। फिर हमें ना चाहते हुए भी असली मैट की फोटो देखनी पड़ती है। फिर हमें बर्नार्ड की वाइफ की फोटो दिखाई जाती है और उस समय की फोटो भी जब उन्होंने बैंकर्स बिल्डिंग को खरीदा था। फिर हमें असली बैंकर्स बिल्डिंग दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये मूवी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो और इसकी कहानी ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।